हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम जीके जीएस करंट अफेयर से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। अगर आप क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सुनो। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट रहा है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर इन सभी से बनने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर पहला, आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? तो हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यह क्लास हम नवंबर 2023 में बना रहे हैं, तो नवंबर 2023 का है। तो हाल ही में किसे मिला है? तो वो मिला है मीनाक्षी मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। देखिए इस एक प्रश्न से हम यहाँ से देखिए 4 से 6 प्रश्न बना लेंगे। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन है कि यूनेस्को में किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा मिला? तो वो मिला है मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। देखिए एक प्रश्न यहाँ से बन गया। क्वेश्चन पूछा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। और क्वेश्चन पूछता है यह कहाँ है? तो यह है मदुरई में। मदुरई में क्वेश्चन कभी कभी देता है कि मदुरई में कौन सा मंदिर है या मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो होता है मदुरई में। कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। और देखिए क्वेश्चन पूछेगा होयसल मंदिर कहाँ है? तो होयसल मंदिर कर्नाटक राज्य में है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में है। और माँ कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो माँ कामाख्या मंदिर असम राज्य में। तो देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन हम कवर कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो हुई थी निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वो हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अब देखिए वाराणसी। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा थी पाली। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली भाषा में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिए थे सारनाथ में, जो वाराणसी में पड़ता है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। स से श्रावस्ती, सर्वाधिक। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। और कुशीनगर में। देखिए कुशीनगर, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि महापरिनिर्वाण के नाम से किसे जाना, कहाँ कौन से महात्मा बुद्ध के जाना जाता है? तो वो है कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। एसएससी इसे बार बार पूछती है। और देखिए अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि इसका हम पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब वीडियो देखना चाहते हैं, यानी आंसर। तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ पे हम इस वीडियो का पीडीएफ डाल देते हैं क्वेश्चन का। वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आकर इसको हेल्थ देख लीजिए, आंसर देख लीजिए यहाँ से। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। वहाँ से आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे हल भी देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले एमसीक्यू यानी प्रश्नों का पीडीएफ देते हैं, इसके बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिका, यानी इंग्लिश होता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इससे पहले हम वीडियो बना दिए थे, लेकिन उसमें साउंड नहीं आया था, इसीलिए हम दोबारा वीडियो को बना रहे हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। आरबीसी, इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इससे 2 से 3 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, उसका जीवन काल 2 से 3 दिन तक होता है। यह शरीर में पुलिसमैन की तरफ कार्य करता है, यानी कि शरीर में रक्षा करने का कार्य करता है बाहरी वायरस यानी आघातों से। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो भी करंट अफेयर, इन सभी से हम इसमें वीडियो अब लिए हैं। जीके जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी से। तो सांभर झील किस राज्य में? देखिए जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो सांभर यानी कि भूगोल का। तो सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील है राजस्थान राज्य में। सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पुष्कर झील कहाँ है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पुष्कर झील कहाँ है, तो पुष्कर झील भी राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील भी राजस्थान राज्य में है। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि पुष्कर झील भी हो गया। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और क्वेश्चन पूछता है सबसे मीठे पानी की झील, तो वो होती है सुपीरियर झील। सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट प्रश्न, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी और स्टेट पुलिस में यह बार बार पूछा जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा दूध या दही से कोई भी प्रश्न हो एसिड से संबंधित, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड आप डायरेक्ट आंसर करिए। क्वेश्चन पूछेगा दूध से दही बनाने
बनाने में किसका उपयोग होता है? तो लैक्टिक एसिड का उपयोग होता है। और देखिए लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड मानव शरीर के दर्द यानी ऐंठन में भी पाया जाता है। जैसे कि कोई भी मनुष्य है अगर हार्ड वर्क कर दे रहा है तो उसके शरीर में दर्द यानी कि ऐंठन होने लगता है, पेन होने लगता है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड ही इकट्ठा हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण ही मनुष्यों में ऐंठन आने लगती है, मनुष्य के शरीर में दर्द होने लगता है। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम शॉर्ट में HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसका निर्माण मानव शरीर के पेट में होता है, जो भोजन को पचाने में कार्य करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहा जाता है, यह भोजन के पाचन में मदद करता है, जो मानव शरीर के पेट में होता है। और टार्टरिक एसिड कहाँ होता है? तो टार्टरिक एसिड इमली में पाई जाती है। और सिट्रिक एसिड कहाँ होता है? तो सिट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों यानी नींबू में होता है। सिट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में होता है। और टार्टरिक, और कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि फार्मिक एसिड कहाँ होता है? तो फार्मिक एसिड चींटी अथवा मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है फार्मिक एसिड। और हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए हिस्ट्री का प्रश्न हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी कौन सा शासक था? देखिए यहाँ से हम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से हम आराम से कवर करेंगे। तो देखिए यही हमारे वीडियो से आपको यही फायदा होगा कि आप एक वीडियो से आप कई प्रश्नों को आराम से सीख पाइएगा। तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी शासक रहा था? इसका आंसर आपको बता देना कि तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी शासक था पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। क्वेश्चन पूछता है तराइन के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो वो हुआ मोहम्मद गोरी। और विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ पृथ्वीराज चौहान। और देखिए क्वेश्चन पूछा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध इसके नेक्स्ट वर्ष में डायरेक्ट तुरंत हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। वो भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी कौन था? तो विजयी था मोहम्मद गोरी। और पूछेगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा पैर यानी कि टांग। टीबिया नामक हड्डी, यहाँ पे टांग इसलिए लिख रहे हैं ट्रिक के लिए। तो टीबिया ट से टांग। तो टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो वो पैर यानी टांग में पाई जाती है। और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी फेबुला। तो टीबिया और फिबुला नामक दो हड्डियाँ होती हैं जो मानव शरीर के टांग में पाई जाती है। और देखिए मुख दिया है, तो मुख क्या 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 होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो मुख से स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। अब देखिए मानव शरीर से देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? तो जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी, जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। इसका क्या नाम है? तो स्टेपी। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है फीमर। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस, SSC, GD एवं दिल्ली पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कंपटीटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो जो तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और अपना सपोर्ट करें। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में यानी कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह SSC इसे बार बार पूछता है। SSC GD में पूछा गया, SSC MTS में, SSC CHSL में। तो SSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और स्पेशली TCS का, जो भी एग्जाम को TCS कंडक्ट करती है, वो इसका यह क्वेश्चन फेवरेट है। देखिए ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाता है लोहा। लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। और पूछता है कि शरीर के किस अंग में लोहा पाया जाता है? तो वो रक्त में पाया जाता है। और कैल्शियम, तो कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में। कैल्शियम की मात्रा के अनुसार ही हड्डियों मजबूत और कमजोर होती है। तो रक्त में पाया जाता है और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम, और रक्त में पाया जाता है लोहा, जिसे हीमोग्लोबिन भी रक्त में ही हो जाता होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में, वनडे कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। और अशोक जो है मौर्य सम्राट का सबसे शक्तिशाली राजा था अशोक, और यह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न,
सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत सबसे पहला कंप्यूटर क्या नाम है? तो वो है एनियक। एनियक सबसे पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और इसे आप कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो मदरबोर्ड को कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ आने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, आप कोई भी डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं और इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न हो गया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो वो किया था लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन पूछता है तो वो किया था लॉर्ड मैकाले। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में किया था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में भारत में रेलगाड़ी चली थी। तो भारत में रेलगाड़ी किसके समय में चली? तो 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चली थी, जो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही चली थी। और लॉर्ड कैनिंग किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति से संबंधित है। 1857 के क्रांति से संबंधित है लॉर्ड कैनिंग। और देखिए लिन लिथगो ये यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लिन लिथगो। इसका ट्रिक हो जाएगा भारत को छोड़ो, गो गो गो, भारत को छोड़ो, लिन लिथगो, गो 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 गो, लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये गवर्नर जनरल थे। और क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन पूछता है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में कौन किया था? तो वो किए थे राजा राम मोहन राय। किसकी सहायता से किए थे? तो वो किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म किए थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का अंश किससे संबंधित है? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से। नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशन क्विज है, जो मोटिवेटर आपको मोटिवेटर है। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है मेरे दोस्तों, असल में वही आगे चलकर सबसे आसान लगने लगता है। तो देखिए संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। और मेरा एक फेवरेट मोटिवेशन क्विज है कि संघर्ष तो हर फील्ड में करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यूँ बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। और तो देखिए जो रास्ता आपको जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको आज का समय कठिन लग रहा होगा, तो जो रास्ता शुरू में